हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब पहुंच गए? गुड नाइट सर। नहीं सर, नहीं आए हैं अभी। तो कौन कौन पहुंच गया भाई? पहुंचने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है अभी भी। हैं? प्रिंस, प्रियंका, हिमांशु, है ना, आरती, राहुल, ये सब तो पहुंच गए भाई। और टिल्लू टिल्लू पहुंचे कि नहीं पहुंच गया टिल्लू? ये आ गया, टिल्लू भी आ गया भाई। है चलो, इसका मतलब सब जने पहुंचने वाले हो गए। यस, तो एक बार चेक कर। अब आ गए सर। हाँ, आ गया ना? हाँ, सर ब्लर है। सर ब्लर आ रहा है। बहुत ब्लर है। चलो, अब ये देख के बताओ कि कल अपन ने जो किया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? सब काम किया, सॉल्व के नहीं? सर होमवर्क ब्लर आ रहा है। ब्लर भी है बहुत। होमवर्क मेरे को भेजो, मेरे को भेजो भाई होमवर्क, मैं देखता हूँ। सर ब्लर आ रहा है। कितना गंदा आ रहा है ब्लर। अभी सेट हो जाएगा, देखो। सर डाल दी, देखो तो आया कि नहीं। नहीं आ रहा? भेज तो दी सर, पहुंच रहा होगा। अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ चले गया। हवाई जहाज में होगा। हाँ अभी ले जा रहा है, तोता भी पहुंचा नहीं है। पहुंच गया, टोटल पहुंच गया भाई। देखा कितनी दूरगामी सेवा है, देखो कितनी तकड़ी। बीच में मिर्ची खाने के लिए रुक गया था क्या? है? मिर्ची नहीं खाता मेरे घर का तोता भाई, आइसक्रीम फ्रूटी खिलाएगा खा लेगा, मिर्ची नहीं खाता वो। नहीं नहीं नहीं, लीची लीची खिलाओ तो लीची खा ले। लीची खिला रहे क्या? सिर्फ ब्लर पॉज सर जी सब हो ब्लर रहा है, है, अपना पॉज नेटवर्क हो रहा चेंज है। करो पहले। सही में गंदा लग रहा है। गड़बड़ आ रही है? हाँ सर, पॉज भी हो रहा है। ब्लर आ रहा है? ब्लर? हाँ सर, आप पहले नेटवर्क चेंज कर लीजिए सर। सर ब्लर भी है, पॉज भी हो रहा है। चेक करो भाई, ब्लर आ रहा है भाई। मिर्ची मिर्ची ये किलो का। हाँ बेटा, 2 मिनट बोल दो। हाँ बेटा, एक बार चेंज कर रहे, सेट कर रहे हैं ना बेटा। आरती का तोता तो फ्रूटी खाता है। अरे सही में बता रही, तभी तो उसका नाम। खाते पीते हैं। फ्रूटी खाता है कि पीता है? वही तो पीता है। तो नहीं, वो माता होगी दोस्त। सही आया कि नहीं आया भाई? नहीं, अभी तक सही नहीं है। नो सर, रुकते हैं थोड़ा सा। नहीं आया तो देखो भाई, चेक करो भाई। आ गया ना? नो सर, अभी आ रहा है सर। हाँ सर, आ वो आ रहा गया है सर, सर, आ आ गया। रहा है सर, ट्रैक में। Yes. नहीं, मेरा खुद है। चलिए, अब देखो ये मैंने जो फिर से हो रहा है। कल मैंने आपसे कहा था आइडोफॉर्म टेस्ट को कैसे करते हैं, उसकी टेक्निक आपको पता है। सबसे पहले तो मुझे सोच के बताओ, ये जो कंपाउंड दिया गया है, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए यस है या नो है? यस है। जैसे आप देख लिया कि इस कीटोन के पड़ोस वाले अल्फा पर K2 K2 K3 हो सकता है, इस पे तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है। इसका मतलब ये वाला कार्बन वो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CnHI3, और जितने बच गए वो सारे के सारे बन जाएंगे सोडियम का सॉल्ट। तो ये बना आपका सोडियम ब्यूटाइरेट। ये आंसर हो गया, चेक करो। अबे भैया आंसर होना चाहिए। क्या आपने ऐसा किया था? यस और नो? यस सर। यस सर। क्या ये वाला कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए एलिजिबल है? यस या नो? यस सर। यस। यस। और से देखो, इसमें केवल K2 हो चुका है। यस सर। यस सर। हो चुका है। इसका मतलब ये वाला कार्बन छूट के जाएगा आइडोफॉर्म, प्लस कितने बच गए? एक। ये एक का बन जाएगा सोडियम सॉल्ट।
तो चेक करो आपने ये आंसर बना होगा, चेक करना सीख लो। यस सर यही है। अब पॉइंट आता है कि सर सी स्क्वायर अगर मैं इसका निकालें तो पूछा बताओ ए कौन है जिसमें आपका हाइड्रोफॉर्म और आपका एसिटेट आयन बना। तो सोचो ऑप्शन मिलेगा ए CH3 CH2 CH2OH, बी CH3 COCH3, सी CH3 CHOH and CH3, or D both B and C। सर बी और सी बोथ आएगा। दोनों। ये देखो, बिल्कुल सही, तो ये दोनों कंपाउंड आपके शर्तों के अकॉर्डिंग है। और आप देखो आपका ये हाइड्रोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनाने का तरीका डी प्लस। तो मैं होप करूं मेरी बात समझ में आ गई। यस सर। कल मैंने होमवर्क ड्रॉ किया था, मैंने आपसे कहा था एक्वस क्यूएच, ये ना एक्वस, एक्वस का मतलब होता है वाटर और क्यूएच आपका ये। अब आप गौर से देखो इस रिएक्शन में क्या बताया था मैंने कि आप एक्वस क्यूएच जब लेते हो तो ये मैंने SN1 SN2 पे कराया था आपको कि ये क्या करता है। एक्वस क्यूएच का काम बड़ा फिक्स है, कहीं भी एक्वस क्यूएच लोगे वो क्या करेगा, कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह OH दिया। ये कितना है, अल्कोहल बन जाए। आपको पकड़ के बैठ जाओ। अब देखो कैसे, नंबर 1 सोचिए आपने लिखा CH3 CH2 एंड Cl, तो कितने हेलोजन्स हैं, एक। एक, तो एक हटकर एक OH आ जाएगा। इसमें आप चेक करो C स्क्वायर के अकॉर्डिंग दो कार्बन का हमें यहाँ पर मिलेगा एल्कोहल। तो जिसने ये आंसर बताया वो सही, यही बताया थे। यस सर। अब देखो नंबर 2, अगर आपने यहाँ पर ले लिया होता विसिनल डाइक्लोराइड और यही केवल डाल देते तो अब की बार कितने Cl, 2 Cl, 2 तो क्या आ जाते हैं, OH OH, OH ज्यादा ग्लाइकॉल, इसको कहते हैं ग्लाइकॉल, और ये स्टेबल है, ये टकराते नहीं है, तो यहाँ बच जाता आंसर आपका ग्लाइकॉल। अब पॉइंट आता है नंबर 3 कि अगर आपने CH3 CH2 एंड CH और दो Cl एक ही पे लगा दिए थे तो इसको बोलते हैं जैम, इसको बोलते हैं रिसीवर। तो सोचो सेम यही केस होगा, दोनों Cl की जगह कितने OH आएंगे, 2 OH। हमें पता है एक ही कार्बन पर दो OH नहीं टिक सकते या आपस में टकराकर वाटर निकाल देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपका असली आंसर वाटर निकलने के बाद बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ये आंसर मिलेगा। क्या आज के बाद क्लियर हो गया, जब जब कार्बन पर दो दो X हो चाहे सेम चाहे डिफरेंट, वो बन जाता है C डबल बॉन्ड O। अब आप सोचो यदि अगर आपको दे दिया जाता जैम मिड वाले कार्बन पर, तो सोचो क्या कार्बन के ऊपर नंबर में कोई अंतर आता क्या, नो सर। नो सर, आंसर कीटोन हो जाता। बिल्कुल सही। तो ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O बन जाता तो ये कीटोन हो जाता। तो आज के बाद क्लियर हो गया कि यदि जैम किनारे का हो तो हमेशा एल्डिहाइड, और जैम यदि मध्य का हो तो सदैव कीटोन बनेगा। और अब सोचो अगर आप इसकी जगह क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म कुछ भी ले लेते हैं तो अब की बार कितने OH आते हैं Cl की जगह, 3। तो सोचो अगर आप 3 OH लगाते तो हमारी बात है तीनों OH में टक्कर होगी, ये देखो टक्कर, और टक्कर से वाटर निकल जाता और आपका बनता फॉर्मिक एसिड, क्योंकि दो से तो डबल बॉन्ड O बनता ही तो उसी के बाद और एक बच जाता तो देखो ये बच जाता एसिड। तो आज के बाद क्लियर हो गया कि कभी भी 3 हैलोजन एक ही कार्बन पर हुए तो फिर वो बदल जाएगा एसिड, जितने कार्बन होते हैं उतने का एसिड। अब आप सोचो ये भी क्वेश्चन, अगर 4 Cl होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड तो सोच के बताओ अब आंसर क्या होगा,
नो रिएक्शन होगा। 3 OH और 1 Cl, ये 3 OH और 1 Cl। ये देखो यहाँ मैथमेटिक नहीं लगाते, सिंपल सी। अरे दो एक्स एक ही कार्बन पे होते हैं तो बदलता किसमें? डबल बॉन्ड ओ में। तो यहाँ पर एक्स कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 4 चारों को हटा दो ना। डाइऑक्साइड बन जाती है। एक सिंपल सी मैथमेटिक लगाएंगे तो सिंपल सी, तो 4x होने पर हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो देखो ये आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्लियर हो गई। एक्वस QH किसके पास जाता है, उसका काम फिक्स है, वो x को हटाकर OH लगाएगा। बनेगा क्या, ये आज के बाद फिक्स कर लो। 1x होने पर अल्कोहल, 2x होने पर वो कहां पर है उस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। और 3x होने पर एसिड और 4x होने पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या मैं होप करूं ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई? यस सर। चलिए सर इसको हटा दीजिए बेटा, ये अपना होमवर्क वाला पार्ट कंप्लीट। आज अपन आगे बढ़ते हैं इसकी रिएक्शंस में। चलिए अब देखिए अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। और अगला पॉइंट है हमारा क्लोरोफॉर्म exposed in air and sunlight। यानी कि आपने क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ दिया, सूर्य के प्रकाश में सीधा खुला छोड़ दिया। तो ध्यान रखना, अगर आपने क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ दिया, यानी कि यहाँ दे दिया सूर्य का प्रकाश और यहाँ दे दी एयर, तो क्या होगा देखो आप कि एयर से निकली हुई नवजात ऑक्सीजन इसमें से HCl का निष्कासन कर देगी। अब आप सोचो अगर HCl निष्कासित हो गया तो ये बन जाएगी फॉस्जीन और साथ में मुक्त हो जाएगी HCl गैस। तो देखो ये बन गया आपका फॉस्जीन। और आप जानते हैं फॉस्जीन एक टॉक्सिक एक विषैली गैस है। तो सोचिएगा क्लोरोफॉर्म में अपने लेबोरेटरी में हमारे ऑपरेशन थिएटर में निश्चेतक या एनेस्थीसिया के रूप में रखते हैं। अगर वो हवा के कांटेक्ट में आती गई तो धीरे धीरे क्लोरोफॉर्म जो है वो फॉस्जीन में बदलता जाएगा, जो कि जहरीला। तो किसी भी पेशेंट पे हम इसे यूज नहीं कर सकते थे उस समय। अब तो क्या क्लोरोफॉर्म भी बंद हो गया, तो ये बन जाती है फॉस्जीन। और यही फॉस्जीन बनने से आपका क्लोरोफॉर्म शुद्ध से अशुद्ध हो जाता है। अगर शुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा तो ये नहीं होगा, और अगर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा तो ये होगा। तो फिर इसको टेस्ट कैसे करें? तो टेस्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। मान लो एक शुद्ध क्लोरोफॉर्म है, तो आपको अच्छे से पता है कि जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म में से क्लोराइड आयन टूटते नहीं है, इसमें से Cl का निकलना संभव नहीं है कोवैलेंट होने के कारण, सहसंयोजन होने के कारण। तो ऐसे में जब आप इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो अगर ये शुद्ध है तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, अगर ये शुद्ध है तो। लेकिन अगर इसने ये क्रिया कर दी तो सोचो इसमें जो HCl बन गया वो तो आपका आयनिक है, और आयनिक के अंदर अगर सिल्वर नाइट्रेट डाल दो तो सिल्वर नाइट्रेट तुरंत AgCl का सफेद रंग का दही जैसा प्रेसिपिटेट दही जैसा अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट। तो आज के बाद आप सोचो आपके पास एक टेस्ट भी हो गया कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध हो तो कोई सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लोरोफॉर्म रहता है। लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि अगर उसका एक हल्का सा एक आयन भी HCl का बना है तो वो तुरंत अवक्षेप दे देगा और हम कह देंगे क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन बन चुकी है। अब आप कहते हो सब इससे बचाव कैसे करें? तो बचाव करने के जो तरीके थे, यानी ये है बचाव यानी कि प्रिकॉशन। तो बचाव के तरीके क्या है? बचाव का तरीका है कि साहब आप सूर्य का प्रकाश पड़ने मत दो। अब आपको कैसे सूर्य का प्रकाश कैसे नहीं पड़ने दें? तो 2-3 कलर ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अंदर आने नहीं देते, जैसे नीला और भूरा। तो अगर आपने क्लोरोफॉर्म को नीली बोतल या भूरी बोतल में रखा है
तो फिर आपका ये पॉजिटिव बनना संभव नहीं होगा। या फिर दूसरा तरीका है एयर, हवा मत जान दो। तो हवा कैसे नहीं जाएगी? अगर हम जिस बोतल में क्लोरोफॉर्म रखा है उसे मुहाने तक, ब्रिम ब्रिम बोलते हैं, उसका माउथ ऊपर तक बोतल भर दो, क्योंकि बोतल जितनी खाली होगी उतनी उसमें ऑक्सीजन जाएगी। तो अगर ऊपर तक भरी होगी तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं। तो ये दो तरीके बचाव के होते हैं, लेकिन इससे भी सबसे अच्छा तरीका बढ़िया है कि 0.6 से लेकर 1% जिसमें इथाइल अल्कोहल मिक्स कर, आप अल्कोहल के अंदर ये इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दो। आप कहोगे सर इथाइल अल्कोहल मिक्स करने से क्या होगा? क्योंकि इथाइल अल्कोहल क्या करता है, जैसे ही पॉजिटिव बनेगी अल्कोहल इससे क्रिया करता है, तो क्या होगा, इसके पॉजिटिव के बनते ही ये इथाइल अल्कोहल पॉजिटिव के दोनों क्लोराइड को हटा देगा। यहाँ से जाएगा H और दूसरे मॉलिक्यूल से H, और देखो ये बन जाएगा एथिल कार्बोनेट। ये देखो, तो ये जो आपका ये जो पॉजिटिव थी, इसने फिर दोनों Cl को हटा के दो इथॉक्साइड ग्रुप लगा दिए, और ये आपका नॉन टॉक्सिक होता है। इसका नाम है एथिल कार्बोनेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, C2H5 का होल ट्वाइस एंड कार्बोनेट। इसीलिए हम जब भी ताजा क्लोरोफॉर्म लेबोरेटरी में ओपन करते हैं, हम उसमें थोड़ी सी मात्रा इथाइल अल्कोहल की मिक्स कर देते हैं, ताकि अगर ये क्रिया हो भी जाए तो फिर तुरंत ही आपकी पॉजिटिव खत्म हो जाए। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये है क्लोरोफॉर्म को हवा में एक्सपोज या खुला रखने पर पॉजिटिव गैस का बनना और उससे बचाव के तरीके नोट कर लीजिएगा। सर शुद्ध कब होगा जो क्लोरोफॉर्म जी वाला जो आप बताए हैं? क्या क्लोरोफॉर्म क्या होगा जी, जो शुद्ध क्रिस्टल हमको मिलेगा तो वो किसके प्रेजेंस में? कौन सा वाला? सर जो AgNO3 डाले ना अपन, तो हमको AgCl प्राप्त हुआ, तो वो तो अशुद्ध होता है तब हमको प्राप्त होता है ना? हाँ बिल्कुल सही है जी, तो अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो वो शुद्ध हो जाएगा? बिल्कुल सही है। जी, इसको एक बार थोड़ा सा हल्का सा बता देंगे, थोड़ा मेरे को थोड़ा वो। आपने मान लो लेबोरेटरी के अंदर क्लोरोफॉर्म की बोतल रखी है, अब आपको उसको यूज में लेना है, काम में लेना है। अब आपको काम में लेना है तो आपके दिमाग में संशय है कि यह शुद्ध है कि वो अशुद्ध है, तो आपको क्या करना है, छोटा सा टेस्ट करना है। क्लोरोफॉर्म में से एक छोटा सा सैंपल निकाल लो, इतना सा, आधा ml, 1 ml, 2 ml, टेस्ट ट्यूब में ले लो, और उसमें क्या डाल दो, सिल्वर नाइट्रेट। अब सोचो उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना, तो आप तुरंत क्या निष्कर्ष निकालोगे? पुअर है, मतलब शुद्ध है वो। और अगर उसकी क्रिया हो चुकी है तो सिल्वर नाइट्रेट डालने पर तुरंत क्या बन जाएगी? PBT। पीपीटी बन जाएगा। तो पीपीटी अगर नीचे तली में आने लग गया कि उसके टेस्ट के, तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे कि आपका क्लोरोफॉर्म शुद्ध है कि अशुद्ध है? पॉजिटिव बन नहीं बन चुकी है? शुद्ध है सर वो। गलत हो गया कितना छोटा पॉइंट। क्लियर? यस सर कंपाउंड का क्या नाम है? कौन से कंपाउंड का इसका नाम? यस सर। ये रहा कार्बोनेट, ये रहा एथिल, नाम हो गया ओके एथिल कार्बोनेट। ओके सर। चलिए बैठाओ इसको। यस यस सर। चलिए सर, अब एथिल क्लोरोफॉर्म का अगली अभिक्रिया, नेक्स्ट रिएक्शन। यस, अब आप देखिए इसके अंदर जो क्लोरोफॉर्म आपने लिया, उस क्लोरोफॉर्म से इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुरू होती है दो। उस रिएक्शन का नाम है RTR। ये अभिक्रिया का नाम है RTR। RTR का मतलब क्या है? R ये T और ये R। इस वैज्ञानिक का नाम है रीमर। ये साइंटिस्ट का रीमर, इसका नाम है टिमान। ये है टिमान, और इसको हम बोलते हैं रिएक्शन, अभिक्रिया। तो ये नाम हो गया रीमर टिमान अभिक्रिया। रीमर टिमान अभिक्रिया जो होती है वो दो अभिक्रिया होती है। एक रीमर टिमान अभिक्रिया का नाम होता है फॉर्माइलेशन,
यानी कि फॉर्मलीकरण, और एक का नाम होता है कार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बोक्सीकरण। फॉर्मलीकरण का मतलब होता है यदि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो इसको बोलते हैं फॉर्मिल, और यदि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाए तो उसको कहते हैं कार्बोक्सीकरण। तो हम दोनों अभिक्रिया में अगर एल्डिहाइड समूह तैयार कर देंगे तो उसका नाम हो जाएगा RTR फॉर्माइलेशन, और यदि हम उसमें कुछ ऐसा चेंज करें कि वो एसिड समूह बना ले तो उसका नाम हो जाएगा RTR कार्बोक्सिलेशन। अब जैसे मैं क्लियर करता हूं, जैसे नंबर 1 रिएक्शन, आप क्या करते हो, यहाँ पर लेते हो फिनॉल, ये आता है फिनॉल, और फिनॉल के अंदर ऑर्थो और पैरा दोनों के दोनों आपके सक्रिय होते हैं या पड़कर आएगा, क्योंकि जो फिनॉल होता है उसका ऑर्थो और पैरा पर ही प्रतिस्थापन होता है, क्योंकि आपको ध्यान है फिनॉल ओपी निर्देशित होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म, तो ये मिला दीजिए क्लोरोफॉर्म, साथ में डालते हैं एल्कोहलिक एसिड, और जैसे ही इसको मिलाते हैं और गर्म करते हैं, गर्म करते ही आपका फिनॉल अपने ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर एल्डिहाइड समूह बनाएगा। अब आपके सामने मैंने इसी उत्पाद को ज्यादा क्यों लिखा है, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग आ जाती है, और H बॉन्डिंग आने से इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, तो ये ज्यादा मात्रा में मिलता है हमें, और इस कंपाउंड का नाम है सैलिसैल्डिहाइड। तो ये आपका सबसे मेन कंपाउंड बनता है सैलिसैल्डिहाइड। तो आप नोट करके देखो, हमने इस फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एक एल्डिहाइडिक समूह का डेवलपमेंट कर दिया। अब पॉइंट आएगा सर ये डेवलप हुआ कैसे, तो ये अभिक्रिया एक एसई अभिक्रिया, और आपको ध्यान है एसई अभिक्रिया पढ़कर आए जिसमें 3 स्टेप थे। पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, दूसरा स्टेप उसे बेंजीन रिंग में जोड़ो जिससे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता था, और तीसरा स्टेप था जिसमें से प्रोटॉन निकाल दो, तो ये उसी रिएक्शन पर बेस्ड है। आप कहोगे सर कैसे, तो सोचिए सबसे पहले आपने लिया क्लोरोफॉर्म, ये मैकेनिज्म, देखो ये मैकेनिज्म, ये पेपर में नहीं आएगी लेकिन आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। तो ये लिया आपने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, और इस क्लोरोफॉर्म के अंदर एल्कोहलिक फ्यूरिक डाल के गर्म कर दिया। अब आप देखो ये क्षार है, तो इसमें से अम्ल बाहर आ जाएगा, तो ये देखो इसमें से अम्ल बाहर आ गया, इस अम्ल के बाहर आके बन गया आपका डाइक्लोरोकार्बीन। तो सोचो ये जो डाइक्लोरोकार्बीन बना, ये हमारा पहला स्टेप हो गया इलेक्ट्रोफाइल, तो इस समय ये इलेक्ट्रोफाइल है। आप याद करके देखो इलेक्ट्रोफाइल की परिभाषा क्या थी, ऐसे परमाणु या ऐसे केंद्र जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो अपने ऑक्टेट के या अष्टक के लिए। तो कार्बन पे चेक करके देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका मतलब ये समय इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप क्लियर होता है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, याद है आपको, देखो दूसरे स्टेप में आप लेते थे बेंजीन रिंग, ये फिनॉल रिंग, और बेंजीन रिंग के अंदर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल सीधा आक्रमण करेगा ऑर्थो पोजीशन पर। आपको कैसे, क्योंकि फाइल का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ऑर्थो पर, और आपको ध्यान है प्लस एन से इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजता है। तो सोचो आपका इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ जुड़ेगा तो देखो ये रहा OH, ये रहा आपका H, ये रहा आपका CCl2, और आपका धन आवेश, देखो ये बन गया आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ आ गया। अब ये स्थिति बनती है, देखो ये जुड़ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो सेकंड स्टेप हो गया इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, सोचो आप, ये पॉजिटिव यहाँ से चल के यहाँ आएगा, ये पॉजिटिव चल के यहाँ से यहाँ आएगा, और जैसे वो यहाँ पर आएगा आपका ये वाला H अपना सिग्मा बॉन्ड नीचे डाल देगा। तो सोचो अगर ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ डाल देगा तो यहाँ से निकलेगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन चलता हुआ यहाँ। तो सोचो हमारा अगला उत्पाद क्या बनेगा, ये देखिए ये आपका फिनॉल, और आपका पॉजिटिव चलते 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 प्रोटॉन की फॉर्म में निकल गया, तो बेंजीन तो आपकी वापस वही की वही बन गई, और यहाँ पर आपका ये प्रोटॉन इसमें जुड़ गया तो CH और ये दो Cl। तो देखो आपका कंपाउंड में ऑर्थो पोजीशन पर एक जेम बन गया,
अब आपको अच्छी तरह पता है कि अब इस जैम पर अगर हम KOH से दो उधार ले लेते हैं OH, तो देखो दोनों OH यहाँ पर आ जाएंगे, अभी पढ़कर आए हो आप। और आपको पता है अगर ये दोनों के दोनों OH यहाँ लग गए तो सोचिए ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ये बनता है सैलिसाइलाइड। तो ये मैकेनिज्म है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नोट कर लीजिए ये कहलाती है रीमर-टिमान फॉर्माइलेशन। अब आइए इसके बाद आता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपको क्लोरोफॉर्म की जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड डालना है। तो देखो ये लिया आपने फिनॉल, ये ऑर्थो पोजीशन, और अब की बार इसमें डाल दीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब यहाँ लिया था क्लोरोफॉर्म, यहाँ लिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड और डाल दिया अल्कोहलिक KOH और गर्म कर दो। अब की बार आप सोचो कि यहाँ पर 3 Cl में से एक HCl बाहर आएगा। अब की बार वहां पर 4 Cl है, तो एक अगर Cl निकल भी गया तो बाकी बचेंगे 3। तो सोचो इस अवस्था में अगर यहाँ 3 Cl आ जाए, इस H की जगह Cl आ जाए, तो अब की बार आपका उत्पाद या प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसका बाद 3 Cl पर 3 OH आएंगे, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ आपकी रिएक्शन में बनेगा सैलिसाइलिक एसिड, COOH। तो ये बनेगा सैलिसाइलिक एसिड। तो आपके दिमाग के लिए पिक्चर क्लियर हो जाए कि यदि हम रीमर-टिमान रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म का यूज कर रहे हैं, एग्जामिनर अगर क्लोरोफॉर्म डाल रहा है तब तो आपका आंसर होगा सैलिसाइलाइड, और एग्जामिनर ने क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया तो फिर आपका आंसर बनेगा सैलिसाइलिक एसिड। नोट कर लीजिए, फिर बताऊंगा कि सैलिसाइलिक एसिड से हम अपनी केमिस्ट्री में क्या क्या बना सकते हैं। चलिए अब देखो जो सैलिसाइलिक एसिड बना, ये सैलिसाइलिक एसिड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सैलिसाइलिक एसिड से हम ये आपका सैलिसाइलिक एसिड। अब इस सैलिसाइलिक एसिड से देखो मैं 3 महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण कर रहा हूँ या इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना रहा हूँ। ये है आपका सैलिसाइलिक एसिड। अब नंबर 1, यदि इस सैलिसाइलिक एसिड में आप एसिड का क्लोराइड डाल दो, ये आपने डाल दिया एसिड का क्लोराइड, तो एसिड का क्लोराइड क्या करेगा आप चेक कीजिए। ये वाला OH सीधा अटैक करके Cl को बाहर निकालेगा, क्योंकि ये कहलाती है एसिड अभिक्रिया, और नतीजा होगा कि आपका यहाँ पर प्रोडक्ट ये O और ये आपका एसिड समूह जुड़ जाएगा। ये अब आप चेक कीजिए, जो आपका एसिड ग्रुप जुड़ा, ये एक ऐसे टाइप की रिएक्शन है जिसमें आपका OH का न्यूक्लियोफाइल सीधे Cl को रिप्लेस करके CH3CO को अपने अंदर जोड़ लेता है। तो इस बनने वाले कंपाउंड को हम नाम देते हैं एस्प्रिन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये कंपाउंड बन गया एस्प्रिन। और आप जानते हैं एस्प्रिन एक प्रकार की दवाई है, एक तरह की आपकी कहना चाहिए एंटीबायोटिक दवा, या एक तरीके से एनाल्गेसिक जिसको बोलते हैं, दर्द निवारक दवा है, जिसको आप लेते हो सर दर्द। हाँ, दर्द निवारक को पतला करने के लिए यूज होता है डिस्प्रिन। तो जो हम डिस्प्रिन लेते हैं उसके अंदर ये एस्प्रिन होती है। तो ये सैलिसाइलिक एसिड से हम इस एस्प्रिन का निर्माण कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इसमें मिला दें मिथाइल अल्कोहल और डाल दें कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र H2SO4, तो नतीजा होगा कि ये दोनों मिलकर एस्टरीकरण कर देंगे। एसिड दे देगा अपना OH और अल्कोहल दे देगा H, तो ये मिलकर जल निकाल देंगे, और जल निकालने से आपको जो कंपाउंड बनेगा
ये देखिए, तो बनने वाले इस एस्टर को हम नाम देते हैं मेथिल सैलिसाइलेट। तो इस कंपाउंड का नाम है मेथिल सैलिसाइलेट। लेकिन ये इस नाम से फेमस नहीं है, पेपर में मेथिल सैलिसाइलेट नहीं आएगा, उसकी जगह पर आएगा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। इसको कहते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये विंटरग्रीन का तेल कहलाता है। और आपने देखा होगा विंटरग्रीन का तेल आप खूब पहचानते हो उसको, ये होता है बाम के अंदर। आप जो भी बाम लगाते हो, चाहे झंडू बाम हो, चाहे पीड़ा आदि कोई सही बाम हो, हर बाम में आपको ध्यान है एक विशेष प्रकार की गंध होती है। जानते हो, जिसने बाम लगाया तो घर में गुस्से हो जाता है, किसी के सिर में दर्द है, तो वो जो स्पेशल गंध है, वो जो स्पेशल उसकी सुगंध है, तो स्पेशल उसकी जो फ्रेग्रेंस है, वो इसी कंपाउंड के नाम। इसका नाम है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। तीसरा, अगर हम इसके अंदर मिला दें फिनॉल, ये देखिए अब की बार एल्कोहल के CH3 की जगह में नहीं लगा दें, आप डाल दो इसमें फिनॉल सांद्र H2SO4 के साथ, ये डाल दिया सांद्र H2SO4, तो देखो रिएक्शन हुई कि वो एस्टीकरण की है, सिर्फ मिथाइल अल्कोहल की जगह फिनॉल हो गया। तो अब की बार जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में आप चेक कीजिएगा, जहां आपने बोला था मेथिल, अब की बार वहां लग जाएगा फेनिल। सर सेकंड वाले का नाम बोलो तो मेथिल सैलिसाइलेट। सैली सैलिसाइलिक एसिड से बन रहा है, तो इससे बन रहा है, तो इस सैलिक आगे एक बच जाएगा, तो सैलिसाइलिक एसिड का ये हटके एक बच जाएगा और इसका नाम बन जाएगा फेनिल सैलिसाइलेट। इसमें देखो मैथिल की जगह यहाँ मैथिल है और यहाँ मैथिल लगा देंगे, तो इसका नाम हो गया फेनिल सैलिसाइलेट और इसको बोलते हैं सेलॉन। इस कंपाउंड का नाम है सेलॉन और सेलॉन होता है एंटीसेप्टिक कंपाउंड, जिसको कहते हैं पूर्ति रोधी। जो आप कभी चोट वोट लग जाती है तो जिससे अपन डेटॉल लगाते हैं, वैसे डेटॉल की तरह होता है सेलॉन, जो कि बैक्टीरिया को मारता है। तो यहाँ पर आपके लिए सैलिसाइलिक एसिड के 3 यूजेज आ गए, तो इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस यस, अब देखिए इसकी 2 रिएक्शन बहुत ही सिंपल सी हैं, जिन्हें आपको सिंपल सा रखना है केवल। तो वो कौन कौन सी 2 रिएक्शन है? इनमें से 2 रिएक्शन नंबर 1 क्लोरोपिक्रीन निर्माण। तो अपने को नाम ध्यान रखना है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन निर्माण, क्लोरोपिक्रीन बनता कैसे है? क्लोरोपिक्रीन के अंदर आप क्या करते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है, देखो ये लिया मैंने क्लोरोफॉर्म, इस क्लोरोफॉर्म के अंदर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दो। देखो लिखने का तरीका थोड़ा बदल रहा हूं, ये है आपका नाइट्रिक एसिड। तो जब आप इसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करना स्टार्ट करोगे, तो ये देखिए इसमें से वाटर निकलना स्टार्ट, और वाटर निकलने से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपका CCl3 और NO2। हालांकि कुछ जगह पर इसका एक नया नाम भी दिया जाता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, क्योंकि नाइट्रो लगते हैं क्लोरोफॉर्म में, तो इसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ये बन गया आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब पॉइंट आता है सर ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म काम क्या आता है? ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, हालांकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसका क्वेश्चन बन चुका है इसके उपयोग पर। तो ये जो क्लोरोपिक्रीन है, ये अपने आप में एक इंसेक्टिसाइड है, एक कीटनाशक है। ये अपने आप में एक टीयर गैस है, यानी कि आंसू गैस भी है, और ये अपने आप में वॉर गैस, युद्ध गैस भी है। तो सेना इसको युद्ध के लिए भी काम में लेती है। तो ये अपने आप में कीटनाशक भी है, आंसू गैस भी है और
युद्ध यानी कि आपकी वॉर गैस, तो सिर्फ आपको इसका नाम याद रखना है, क्लोरोपिक्रीन। नंबर बी पर आता है क्लोरोटोन। क्लोरोटोन निर्माण, देखो नाम से दिख रहा है, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, क्लोरो यानी क्लोरोफॉर्म से और टोन यानी कि एसीटोन, तो हम दो कंपाउंड को मिलाकर इससे बनाएंगे, तो ये है आपका क्लोरोफॉर्म और ये है आपका एसीटोन। ये देखिए आप, ये एसीटोन। हम जैसे इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का अम्लीय H टूट देता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, अम्लीय H अलग और आपका एनाइन अलग, और ये 5 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऑक्सीजन की ओर। इस क्रिया को हम बोलते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो सीधा जाके कार्बन पे अटैक करता है और H अटैक करता है O पर। तो देखो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों के मिलने से आपको एक एडिशन यानी कि युग्मोत्पाद बनता है, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से लिया क्लोरो और एसीटोन से लिया टोन और दोनों को मिलाकर हमने नाम दिया है क्लोरोटोन। तो ये क्लोरोटोन होता कौन है? ये अपने आप में हिप्नोटिक, आप जानते हैं हिप्नोटिक यानी कि सेडेटिव यानी एक निद्राकारी दवा बनती है जो क्लोरोटोन के नाम से फेमस है। तो आप ये दो नाम को रख लीजिए, बाकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट कर लीजिए। सर CCl3NO2 उसका नाम क्या क्या लिखे हैं सर? दो नाम लिखे बेटा, क्लोरोपिक्रीन और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। सर बी का जो बी वाला रिएक्शन है उसका यूज क्या है, मतलब कंपाउंड का? ये वाला हाँ, क्लोरोटोन का यूज क्या है? ये ना हिप्नोटिक, निद्राकारी, ये एक निद्राकारी दवा यानी कि सेडेटिव ड्रग्स बनाने का काम है। क्या सर? सॉरी मैंने बेहोश करने के लिए डायरेक्ट गलत लाने के लिए, बेहोश करने के लिए बोलते हैं एनेस्थेटिक। और जो दवा नींद लाती है, जैसे बहुत दर्द से है तो उसको दवा दी जाती है डाइजोप्रॉप में, ऐसी दवाएं जो उसको नींद दिलाए तो वो नींद जैसे या फिर इनको बोलते हैं सेडेटिव, या इंग्लिश में इनको बोलते हैं सूडोरिफिक, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं निद्राकारी दवाएं। सर मतलब जिसको नींद नहीं आता उसको दे सकते हैं ये, जिसको टेंशन के कारण नींद नहीं आता वो भी नहीं। रात से नींद लाने के दो मेथड होते हैं, एक नॉर्मल जिंदगी में नींद नहीं आ रही है तो उसकी दवा अलग होती है, और एक जो पागल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा दिमाग से उग्र होते हैं, पागल के दौरे पड़ते हैं, उन्हें जो दवा देते हैं उन दोनों में अंतर होता है। वो दोनों ही तेरे लिए अच्छा है। पावर का अंतर ऐसे करके चुप ना सर, देखो ना कैसे बोल रहा है। चल साहब माइक ऑफ करो। यस यस। अब आप देखिए इसके अंदर यहाँ पर जो एक बच्ची ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था, अब उसका टाइम यहाँ आ गया, वो था मैंने आपसे बोला था डीडीटी, तो अब यस सर मैं हूँ। तो आपने बोला था अब लेने जा रहा हूँ मैं डीडीटी निर्माण। तो देखो डीडीटी का कैसे निर्माण होता है, अब आप देखो डीडीटी निर्माण के लिए जो आपने यहाँ पर क्लोरल लिया था, देखो ये रहा CCl3CHO, इसको कहते हैं क्लोरल। याद होगा अपने इसको, इससे अपन बना सकते थे, याद होगा क्लोरोफॉर्म, ये कहलाते हैं क्लोरल यानी क्लोरीनेटेड एल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं क्लोरल। अब इस क्लोरल के अंदर आप क्या करो, क्लोरोबेंजीन डाल दो। ये देखिए मैंने 2 मोल क्लोरोबेंजीन डाल दी और क्लोरोबेंजीन का पैरा H बाहर निकाल दिया। अब जैसे आप इसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के गर्म करोगे, गर्म करते ही ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। अब आप देखो जो प्रोडक्ट आपका बना वो है आपका CCl3 देन CH, और अब आप देखो आपकी दोनों ऑक्सीजन के दोनों सेंट्रोफॉर्म पर या वैलेंसीज पर ये आपकी बेंजीन की 2 रिंग्स आती है। अब आप देखो इसको डी, इसको बोलते हैं डी और इसको बोलते हैं टी। अब इस डी डी टी का इसका मतलब पूरा नाम, तो देखो इसका नाम है
डाइक्लोरो, ये डी, डाइफेनिल, ये दो रिंग्स, ट्राइक्लोरो एंड इथेन। अब आप देखो ये बन गया DDT, तो ये बन गया DDT। DDT आप जानते हैं एक बहुत ही प्रबल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसेक्ट, कीटनाशक। और आपको ध्यान रखिए होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। यस सर, इसका भी घटन नहीं होता। तो ये आपको ध्यान है, ये एक तरीके से अपने अब बच्चों में टूटता नहीं है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड से इसको हटा दिया गया। अब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी DDT का यूज नहीं होता है। तो अगर आपने DDT का यूज किया तो ये DDT पादपों पे डालोगे, पेड़ों पे डालोगे इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में, और ये डिके नहीं होगा या क्षय नहीं होगा, तो धीरे धीरे हमारी फूड चेन में हम तक पहुंच जाएगा और हमारे लिए घातक है। तो ये पूरे वर्ल्ड से इसको हटा दिया गया है, अब कहीं भी DDT का उपयोग नहीं होता है। चलिए साहब, तो ये आप कॉपी कर लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया पर DDT फॉर्मेशन। हटा दूं? सर Yes, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का यूज पुलिस वाले करते हैं क्या? कौन सा वाला? वो जो पहले अभी लिखवाए थे ना, जो पहले वाला नाइट्रोक्लोरो, सर आश्रो, वो अलग टीयर गैस होती है, वो हल्की टीयर गैस होती है, वो तो घातक है बहुत। वो तो युद्ध के लोग तो एक आदमी छींक के मर जाता है उससे, वो तो युद्ध के हाँ केवल युद्ध में काम आती है। सर, भगाने के टाइम ऐसे ऐसे डालते हैं ना लोगों के ऊपर, वो दूसरी होती है। वो ये नहीं। हाँ चलो हटा दो इसको। इसके इरादे गलत लग रहे। तेरे चुपा डालूंगी सबसे पहले तो आके तू मील बस मेरे को। अब आइए, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कराने जा रहा हूँ जो मैकेनिज्म पर बेस्ड है, और अब वो क्या चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है आपका हेलोबेंजीन। ये होते हैं हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन में SN है, एसिड अभिक्रिया करना। एसिड का आप जानते हो मतलब न्यूक्लियोफाइल की जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन गौर से देखो, अगर एग्जामिनर ने आपके सामने कहा कि सर मेरे पास एक हेलोबेंजीन है और मैंने न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, तो आप सोचो क्या होने वाला है? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। तो आप कहोगे नो रिएक्शन। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि इस समय ये रेजोनेंस कर रहा है। देखो ये, और आपको पता है अगर ये रेजोनेंस करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल। पहले सिंगल बॉन्ड है, इसके आने से डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड बनने से क्या आप X को तोड़ पाओगे क्या? नो सर। इसका मतलब हेलोबेंजीन्स किसी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के आने पर भी ये रिएक्शन शो नहीं करते। तो फिर आप कहोगे सर फिर कैसे करते हैं? तो फिर इसकी मैकेनिज्म डिफरेंट होती है। तो एरोमेटिक एसिड अगर आपको कराना हो, यानी एरोमेटिक कंपाउंड इस वाले पे अगर ऐसे रिएक्शन करानी हो तो रास्ते दो लेने पड़ते हैं। दो रास्ते लेने पड़ते हैं। कौन कौन से दो? SN वाया एडिशन, एलिमिनेशन, यानी दोनों को मिला दूं तो मैं कह सकता हूं SNAE। देखो SNAE यानी ऐसी अभिक्रिया SN की जिसमें पहले क्या होगा योग और फिर होगा विलोपन। पहले एडिशन होगा फिर विलोपन, और दूसरी अभिक्रिया होगी SN वाया एलिमिनेशन एडिशन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसको हम बोलेंगे SNEA, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया एलिमिनेशन एडिशन। यानी कि मींस पहले एलिमिनेशन करेंगे फिर एडिशन। और अगर मैं ये दो टेक्निक लगाई तो ये वाला X न्यूक्लियोफाइल को जगह देगी। अब आपको कैसे ये कैसे, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ये रिएक्शन कैसे होती है। इस रिएक्शन को करने के लिए आपको अपने हेलोजन कंपाउंड पर, ये जो हेलोजन है
यहाँ पर ऑर्थो या पैरा पर आपको कोई माइनस n ग्रुप लगना जरूरी होता है। तो आपका ऐसे एग्जांपल इसमें काम आएंगे जिनमें ऑर्थो या पैरा पर अगर माइनस n के ग्रुप लगे हैं तो वो ऐसी रिएक्शन देते। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी बात, ये रिएक्शन वो देते हैं जिसमें हमें किसी ग्रुप की भी जरूरत नहीं है, किसी ग्रुप की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की। ये देखो, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस की बहुत जरूरत है, और वो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होता है मैं आपको हिंट दूं, जैसे NH2 नेगेटिव या ऑर्गेनोलिथियम, ये अगर हम डाल दें तो फिर ये X अपनी जगह छोड़ के भाग सकता है। अब हमें यही सीखना है कैसे। तो आपको मैं ऊपर से हिंट दे दिया कि आज के बाद जब भी इस X को एग्जामिनर के मुझे हटाना है और वो एक सामान्य रिएक्शन दे दे तो आप मना कर देना, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी। लेकिन अगर उसने X के साथ ऑर्थो या पैरा पर कोई माइनस n ग्रुप लगा रखा है, जैसे नाइट्रो या एल्डिहाइड या कोई भी, तो समझ जाना रिएक्शन यस हो सकता है। और इसी तरीके से अगर वो X ले रहा है, मान लो ये ले रहा है, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल नहीं डाल रहा, वो क्या डाल रहा है, बेस, तो समझ जाना रिएक्शन पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको वन बाय वन लेता हूँ, तो इसको स्नैपशॉट कर लीजिए। सबसे पहले मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, इसकी मैकेनिज्म। चलिए, तो देखिए अपन सबसे पहले करने जा रहे हैं SNAE प्रोसेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। इस रिएक्शन में क्या होगा, गौर से देखो आप। हम लेंगे यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पर लगेगा आपका हैलोजन, कोई सा हैलोजन लगा दो। इस X की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरो भी, ब्रोमो भी और आयोडो भी, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ लगा दीजिए आपका एक स्ट्रॉन्ग माइनस n इफेक्ट, ये नाइट्रोजन। अब रिएक्शन कैसे होगी गौर से देखिए। जैसे आप इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डालोगे, ये नाइट्रो क्या करेगा, ये नाइट्रो पाइबॉन्ड की थोड़ी स्थिति बदल देगा हमें। ये जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस नाइट्रो के ग्रुप के कारण ये पाई का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। अब आप सोचो अगर ऐसा होता है तो इस कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव, और जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। अब आप देख के चलो, इस बेंजीन रिंग पर आपका जाने वाला ग्रुप, ये जाने वाला और आने वाला ग्रुप दोनों एक साथ जुड़ गए, एक ही कार्बन पे जुड़ गए, और साथ में यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था उसके साथ जुड़ गया नाइट्रो, और बाकी कंडीशन एज इट इज। अब इस समय आप गौर से देखो, इस ऑर्थो स्थिति पे जो नेगेटिव चार्ज आया, अब वो रेजोनेंस कर सकता है। गौर से देखो, अगर मैं इसका रेजोनेंस कराऊं, रेजोनेंस, तो देखो ये रेजोनेंस करना शुरू हो गया। देखो आपको पता है रेजोनेंस में क्या होता है, आपका जो चार्ज होता है वो अल्टरनेट चलना शुरू कर देता है, नेगेटिव यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। तो देखो आपका ये आपका नाइट्रो पे लगा हुआ नेगेटिव चार्ज यहां से चल के यहां पहुंच जाएगा। देखिए पैरा पर, ये हमारी सेकंड कंडीशन। फिर यहां से चल के पहुंच जाएगा ऑर्थो पर, ये थर्ड कंडीशन। ये देखो, तो हमने रेजोनेंस करके अपने नेगेटिव चार्ज को घुमा दिया। अब आपको वैसे इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा ये होगा कि जब ये नेगेटिव इस स्थिति पर आएगा तो सोचो ये बेंजीन को वापस एरोमेटिक कर देगा, और इस बॉन्ड के आते ही ये एरोमेटिक बेंजीन वापस बन जाएगी, लेकिन हैलोजन अपने माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और सोचो ऐसा करते ही ये आपका एक स्टेप आगे निकल गया, यानी इस बेंजीन रिंग के ऊपर देखो ये जो आपका नाइट्रो वो अपनी जगह पर फिक्स है,
लेकिन अब की बार इस x के निकलने से केवल रह गया न्यूक्लियोफाइल और आप चेक कीजिए आपका 5 बॉन्ड वापस एक्टिव हो। तो सोचिए इसका मतलब आपने इसमें से इस x को निकाला कैसे, जबकि ये x निकलना चाहते नहीं था, रेजोनेंस कर रहा था, तो इसके रेजोनेंस के इफेक्ट को इसने कम कर दिया। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है अगर ये नहीं लगे तो फिर x का हटना पॉसिबल नहीं है। इस नाइट्रो ने इस नेगेटिव को झेल लिया, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन पर आपको ध्यान है ये बहुत अच्छा रेजोनेंस करेगा, क्योंकि कार्बन से नेगेटिव चल के इसके ऑक्सीजन तक आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सोचिए इस जगह सिंगल बॉन्ड लाना ये केवल इसी नाइट्रो के कारण। तो आपका ये नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पे लगा हो तो सोचिए इस x का निकलना आसान होगा, लेकिन इसमें आपने पहले स्टेप पे किया है एडिशन। देखो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जोड़ा और अगले स्टेप पे x को निकाला, तो ये स्टेप कहलाता है एलिमिनेशन। इसीलिए पूरे टोटल मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं एस एंड रिएक्शन वाया एडिशन एलिमिनेशन। मैकेनिज्म सिर्फ एक बार आपको समझनी होती है, उसके बाद आपको जो रटना होता है वो रटना ही होता है, ये रटना होता है। लेकिन आज के बाद ध्यान रखना वो हैलोजन तेजी से निकलेगा जिसमें नाइट्रो की संख्या सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है नेगेटिव यहाँ पहुंचेगा तो इससे रेजोनेंस करेगा, यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचेगा इस जगह नेगेटिव आएगा, यहाँ पहुंचेगा पैरा पे तो इससे साथ रेजोनेंस करेगा, और जब वो यहाँ पहुंचेगा देखिए तो वो इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा। तो सोचिए ऐसे में ये सिंगल बॉन्ड बहुत समय तक बना रहे, इसका टूटना बहुत आसान है। तो जितने ज्यादा -n होंगे उतना रिंग तेजी से टूटेगी, लेकिन ध्यान रखना होने कहाँ चाहिए ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि मेटा पे कभी कोई चार्ज नहीं पहुंच सकता। इधर मेटा पर अगर नाइट्रो है तो हमारे काम का नहीं है, तो पहले तो ट्राई नाइट्रो सबसे बेस्ट है, फिर हमारा डाई नाइट्रो बेस्ट है, उसके बाद आपका ऑर्थो बेस्ट है। ये आप इसको रख लेना, ये रखने वाला पॉइंट है, और ये आपका पैरा बेस्ट है। और इसके बाद आपका मेटा, क्योंकि मेटा में सिर्फ माइनस आई लगेगी, ये हमारे को ज्यादा मदद नहीं करेगा। और सबसे लास्ट में होगा वो कंपाउंड जिसमें कुछ भी नहीं है। तो एग्जामिनर अगर पूछे कि सर इसकी रेट क्या है, इसकी रिएक्शन की रेट क्या है, तो सबसे ज्यादा रेट इसकी और सबसे मिनिमम रेट इसकी, ये मना कर देंगे। तो इसकी रेट सबसे स्लोएस्ट या 9 है। ये 100 में से अगर 1% काम कर रहा है तो ये 100 में से 100% काम। पहली बात नोट कर लीजिए बेटा ये वाला पॉइंट। तो ये रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म SNAE पर आधारित है। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा, देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। एग्जामिनर आपके सामने देगा ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, देखो ये रहा, और एग्जामिनर एरो पे लिख देगा कि अगर हम जल के साथ इसको गर्म कर दें तो क्या बनेगा। अब आप देखो अपना दिमाग का उपयोग करो। सर क्लोरीन हट जाएगा, OH लगेगा। तो इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। हाँ सर, बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो सिर्फ इसको गर्म करने से ही पिक्रिक एसिड बहुत आसान है, क्योंकि ये तीनों मिलकर किसको यहाँ से भगा देंगे, जल को। अब सोचो रिएक्शन पेपर में यूं आ जाती है। अब आप सोचो इसका आंसर क्या देते हैं, क्या फिनॉल नहीं बनेगा, सर नो रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि सिर्फ ये हैलोजन तभी हटते हैं जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई तगड़ा -n वाला उपस्थित हो, तो ये मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन संपन्न होती है। नोट कर दीजिएगा। हटा दो, हाँ बेटा हटा दो इसको।
Yes, sir. ये सब। अब देखो दूसरा मेथड, अब की बार अपन ऐसे रिएक्शन करने जा रहे हैं, हैलोजन को हटाने जा रहे हैं, लेकिन अब की बार कंपाउंड में कोई भी माइनस एन नहीं लगाओ, तो फिर वो तब आपको ऐसे रिएक्शन देगा। तो अब आप देखिए ये रिएक्शन लेने जा रहे हैं अपन SNEA में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एडिशन। ये रिएक्शन कब होती है? जब आप कोई हेलोबेंजीन लेते हो, या आपने कोई हेलोबेंजीन ली और अब की बार इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल मत डालो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो फिर क्या किया जाए? वो कहता है आप इसके अंदर बहुत ही प्रबल बेस डालो, जैसे NH2 नेगेटिव, ये कहलाता है एमाइडाइन। इससे बनता है ये सोडामाइड से बनता है, और सोडामाइड का मतलब होता है लिक्विड अमोनिया में सोडियम। तो यदि लिक्विड अमोनिया में सोडियम दोगे तो सोडामाइड बनेगा, और सोडामाइड में ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब आप सोचो, आपको परिभाषा पता है या डेफिनेशन पता है? क्या बेस अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को देते हैं कि प्रोटॉन को? प्रोटॉन को। कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, तो फिर ये क्या करेगा? इसके पड़ोस वाले एसिडिक एच को बांटेगा। अब आप सोचो, अगर ये बेस अपना इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं तो सोचिए ये सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब पाई बॉन्ड बन रहा है, उसको क्या नाम देते हैं? जैसे ये पाई बॉन्ड बनेगा ये एक्स नहीं ना, मैं बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैंने उल्टा कर दिया, तो ऐसे में रेजोनेंस बंद हो गया। तो सोचिए आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा बेंजाइन। तो गौर से देखिए, इस समय आपका यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया। ये स्टेप तरीके एक ही है, एक लेता हूँ तो आप चेक कीजिए, यहाँ पर प्रोटॉन के निकलने से नेगेटिव बन गया और ये बन गया एक्स, जो कार्बन पे चला गया एक्स, और ये बन गया अमोनिया गैस, जब ये अमोनिया बाहर आ गया। अब ये जो एनायन बना, ये एनायन अपने इलेक्ट्रॉन को अगर पीछे बैक फ्लो में देता है इस हैलोजन के कारण, तो हैलोजन यहाँ से एक्स की फॉर्म में निकल जाएगा। तो नतीजा होगा कि इसके पास दोनों sp2 कार्बन या ऑर्बिटल, एक तो हो गया देखो नेगेटिव चार्ज और एक हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से निकल गया एक्स नेगेटिव। तो बहुत से देखो, ये रहा sp2 कार्बन और ये रहा sp2, और दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड का अग्र यानी कि क्लाउड बन जाएगा। ये देखिए, ये इसको कहते हैं पाई क्लाउड, यानी कि इसको ऐसे दिखाऊं या फिर मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं। अब इस इंटरमीडिएट को नाम देते हैं बेंजाइन। तो आप सोचिए, आपके इस बेस ने क्या किया? एक्स को नहीं निकाला। अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो वो न्यूक्लियोफाइल को निकालता, तब रिएक्शन होती ऐसे। लेकिन इसने तो आपके न्यूक्लियोफाइल को काम ही नहीं किया, क्योंकि रेजोनेंस चला रहा। तो इस बेस ने उल्टा काम किया, इस बेस ने इसको टच नहीं किया, उसने उसके पड़ोस के एसिडिक एच को खींच के बाहर निकाल दिया, जिससे बनने वाले नेगेटिव ने इस एक्स को इलेक्ट्रॉन दे के बाहर रखा कर दिया, इसके अनुनाद को तोड़ दिया, इसके रेजोनेंस को तोड़ दिया, और एक इंटरमीडिएट बना बेंजाइन। तो सोचो, सही मायने में आपने इस एक्स को भी निकाल दिया, इस एच को भी निकाल दिया, तो दोनों का निकलना कहलाता है एलिमिनेशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिएक्शन एलिमिनेशन हो गई। अब जैसे ही एलिमिनेशन हो गया, अब आप इसके अंदर अमोनिया अब डालो आप NH2, अब ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल। पहले ये वाला NH2 था बेस, अब यही NH2 बन गया न्यूक्लियोफाइल। आपको सर अब न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि अब ये बड़ी आसानी से कार्बन पर अटैक करके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है। अब आप सोचो, इस न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण से या अटैक से यहाँ तो जुड़ गया NH2 और यहाँ नेगेटिव, और अब ये नेगेटिव बड़ी आसानी से जो अपने अमोनिया फ्री की थी, इससे अपना एसिडिक एच वापस ले लेगा और वापस मीडियम में आ जाएगा NH2 नेगेटिव। अब आप देखिए, आपका जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है कैंडियलिन।
अब आप चेक करके देखिए जो एनिलीन हमने बनाया वो एनिलीन में अब ये x की जगह पर ये NH2 तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया कि हमने न्यूक्लियोफाइल को हटाकर न्यूक्लियोफाइल ही लाए, लेकिन थोड़ा सा रास्ता बदला। हमने पहले एलिमिनेशन करा, उससे बनाया बेंजीन, बेंजाइन, और बेंजाइन में न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराकर यानी एडिशन। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एडिशन और यहाँ से लेकर यहाँ तक एलिमिनेशन। तो इस मैकेनिज्म को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, लेकिन ध्यान रखना इसका यूज सिर्फ तभी करना जब आपके हेलो बेंजीन के अंदर बेस ज्यादा है। जैसे कल को पेपर में यूं लिखा हुआ है, अब आप समझो कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। अब पहचान लो। सेकंड वाला होगा सर। तो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आप इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डाल रहे, आप सिर्फ न्यूक्लियोफाइल डाल रहे, और ये हेलोजन इस न्यूक्लियोफाइल से निकलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन होगी नो। जबकि इसको देख के आप समझ जाओगे साथ स्ट्रॉन्ग बेस ये वाली मैकेनिज्म, और तब आप यहाँ पर इस हेलोजन की जगह पर NH2 का एनालिसिस। तो नोट कर लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि अगर हेलोजन के साथ हेलो बेंजीन के साथ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई भी -n नहीं लगा हो तो वो केवल स्ट्रॉन्ग बेस से इस मेथड से निकलेगा, और अगर इसके ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो लगे हो तो फिर ये रास्ता बदल के दूसरे तरीके से। तो नोट कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट। सर वो लास्ट में सेकंड वाले में रिएजेंट क्या है एक बार बताएंगे? सर ये सेकंड नीचे उसके बाद ये वाला, हाँ सर उसमें रिएजेंट में NH2 के बाद क्या है? भाई NH2 ने अटैक कर दिया यहाँ पर, तो सोचो अगर NH2 अटैक करेगा तो ये नेगेटिव लेके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। देखिएगा अब नेगेटिव जो होता है वो आपको ध्यान है, अमोनिया डालोगे तो इस समय अमोनिया का H एसिडिक है, ये एसिडिक एसिड को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर अगर मैंने H जोड़ दिया तो ये H यहाँ जुड़ गया, ये अमोनिया से निकला हुआ H यहाँ हो गया, तो ये बन गया आपके जो मैं दिखाया नहीं है। अब मैं दिखा दिया आपको, समझ में नहीं आया इसकी, ये वाला जो H निकला है वो अमोनिया से निकला NH3, इसका मैंने H जोड़ के इसको लिख दिया, जिससे वापस मीडियम में कौन आ गया NH2 निकल गया। अब ये वाला NH2 निकल के सीधा ऊपर जाएगा यहाँ, और फिर एक नए हेलो बेंजीन को पकड़ेगा, और फिर इसके प्रोटॉन को खींच के बाहर निकाल के प्रोसेस को फिर कंटिन्यू करता है। यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, स्नैपशॉट कर लीजिए, इसको उठाने जा रहा हूं मैं। चलिए सर, ये आपका सारा कंप्लीट हो गया बेटा हेलो कंपाउंड्स। अब आ जाइए इसके अंदर, टॉपिक हमारा चेंज हो गया है। अब अपन लेने जा रहे हैं ऑक्सी कंपाउंड फर्स्ट। ये हमारी हेडिंग चेंज होने जा रही है, ऑक्सी कंपाउंड फर्स्ट। इस ऑक्सी कंपाउंड फर्स्ट में कौन आते हैं? ऑक्सीजन के वो यौगिक आते हैं जो एक जैसा काम करते हैं, उस कैटेगरी को फर्स्ट कैटेगरी का नाम दिया। कौन कौन? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये तो आपका टॉपिक शुरू होने जा रहा है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अरे दूसरा चैप्टर है क्या? हाँ बेटा, अब ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये हेलो आपके कंपाउंड सारे खत्म। अब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चल रहा है, इसमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पे कुछ काम करने जा रहे हैं। अब आप देखिए इसके अंदर यहाँ पर हम जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल, तो सबसे पहले मैं अल्कोहल की प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा अल्कोहल। हेलो, हाँ जी बेटा, अब देखो अपन अल्कोहल को पढ़ने जा रहे हैं।
अब कैसे बनते हैं ये पीछे जो आप सीख चुके हो वो तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप कौन सा रिपीट नहीं करोगे, जैसे सोचो इसको पढ़ते हो कल एक्वस क्यूएस डाल दो, आप पढ़ कर आए हो कि एक्वस क्यूएस सीएल को हटाकर क्या लगा देगा, नहीं लगा कुछ OH। तो इसका मतलब आपने पढ़ा कर ले, हमने जो नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे। तो देखना इंग्लिश या फिर आपको मैंने जीआर कराया था, याद है जीआर? माइक ऑफ करो ना प्लीज। ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट, बेटा मेरी बात समझ आ रही है? तो उसे नहीं कर रहा। अरे माइक ऑफ कर दो ना। यस सर आप ही बंद कर दो। यस अब आप देखिए बेटा, अल्कोहल के अंदर एक्वस क्यूएस से अल्कोहल बनाना आप सीख चुके हो। ग्रीगनार्ड्स रिएजेंट जब मैंने कराया था आरएमजे, तो आपको याद होगा मैंने एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड पे रिएक्शन करके भी अल्कोहल बनाया था। तो आज हम उसे नए तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो बनाने का तरीका है वो अपन लेने जा रहे हैं नंबर फर्स्ट बाय रिडक्शन, यानी कि अपचयन विधि। रिडक्शन मेथड से करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके क्वेश्चन खूब आते हैं। तो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ ए, और ए कौन है ऊपर, सबसे पहले लेने जा रहे हैं बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LH, या फिर आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH, या फिर आपका इसकी जगह अपन ले सकते हैं जैसे सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल। हालांकि ये रिएक्शन बहुत फेमस तो नहीं है, लेकिन अगर ये रिएक्शन आप यूज करोगे तो इसको बोलते हैं बुओब्लान। इसका नाम है बुओब्लान। गुमनाम। हाँ ये नाम है बुओब्लान, तो ये कहलाती है बुओब्लान अभिक्रिया। तो इस बुओब्लान अभिक्रिया के अंदर हम कैसे रिएक्शन करेंगे तो ध्यान रखना कि इसमें सर मैं उसके बाद करूँ सर। तो ये आपकी बुओब्लान रिएक्शन तक कहलाएगी अगर एग्जामिनर इसकी जगह पर इसको रखे। अब ये क्या करते हैं इसका तरीका सीख लो। तो यहाँ मैं आपको इसकी मैकेनिज्म सिखाने जा रहा हूँ। जब आप इस मैकेनिज्म को सीख जाओगे तो इसको उठा के काट देना, क्योंकि पेपर में भी इसका फायदा उठाएंगे पर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं। क्या होगी इसकी मैकेनिज्म समझना। मान लो आपने यहाँ पर लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन, और मान लीजिए एरो पर एग्जामिनर ने आपको लिख के दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप देखो ये LH क्या करेगा, LH आपको निकाल के देगा अपने में से H नेगेटिव। और आपको अच्छी तरह पता है जो H नेगेटिव होता है ये या तो न्यूक्लियोफाइल होता है या होता है बेस, लेकिन ये यहाँ पर बेस को हो नहीं सकता क्योंकि H तो ही नहीं इसके पास, एसिडिक H है ही नहीं, तो इसको मतलब किसकी तरफ बिहेव करेगा, बेस की तरफ। हाँ बेस ही न्यूक्लियोफाइल की तरह। हाँ न्यूक्लियोफाइल करते हैं इसका एसिडिक H हो, तो इस समय ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब आप सोचो इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह कहाँ दिख रही है, तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड में पाई का इलेक्ट्रॉन O की ओर भाग रहा है। तो सोचिए इसका मतलब O नेगेटिवली चार्ज और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, तो ये H नेगेटिव सीधा इसमें आके जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सोचिए इस वाली रिएक्शन में ये O नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये जुड़ गया H। अब आप सोचो ये जो H जुड़ा इसको किसने दिया, तो आप कहोगे इसको दिया किसने, LH ने। अब जैसे ये ऑक्सी एनायन बना, अब इस ऑक्सी एनायन में आप डाल दीजिए एसिड की मीडियम में वाटर। अब आप सोचो एसिडिक मीडियम वाटर, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कि बेस की तरह काम करेगा, बेस। तो ये इसमें से प्रोटॉन को इतना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सोचिए आपके कार्बन पर और ऑक्सीजन पर 2 H आ गए। अब आप सोच के बताओ एग्जामिनर ने अल्कोहल तो बना दिया, लेकिन टेक्निकली सोचो ये 2 हाइड्रोजन आए कहां से,
तो जो कार्बन के पास H है वो किससे आया? LAS से। LAS से। और के पास जो H वो किसने दिया? वाटर। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स देने के लिए हम ये रिएक्शन करेंगे। और अब आप चेक करो C², एक काम तो हो गया, दूसरा काम C² सोचो, क्या कार्बन के नंबर पे कोई असर आएगा? नो। तो इसका मतलब आज के बाद जो बच्चा इन दो बातों को समझ जाता है अब उसकी स्पीड आ जाती है। अब पेपर का क्वेश्चन, पेपर में ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CHO, एरो के ऊपर लिखा हुआ आ गया LAH, एरो के ऊपर H प्लस मीडियम और कहेगा उत्पाद होगा। पहला क्वेश्चन। अब देखो इसमें दोनों चीज छुपी हुई है, C² भी है, मैकेनिज्म भी है और आपकी स्पीड भी है। अब आप सोच के बताओ क्या नंबर ऑफ कार्बन पे फर्क पड़ेगा? नो सर। और आपको ये भी पता है कि ये जो एल्डिहाइड है ये तुरंत O के पास प्रोपिल अल्कोहल, बनेगा क्या? सिर्फ प्रोपिल अल्कोहल होगा क्या? कार्बन एल्डिहाइड 3 कार्बन के प्राथमिक यानी कि प्राइमरी अल्कोहल में बदल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन 100 में से 90% आते हैं। अब 100 में से 10% क्या आता है? 100 में से 10% आता है कि अगर एग्जामिनर लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्राइड के साथ यहाँ पर वाटर लिख दे तो अब की बार आंसर कहां पर परिवर्तन आएगा वो पकड़ना है, बस सीधा तीर चिड़िया की आंख में मारना है बस। ओडी हो जाएगा। H की जगह OD हो जाएगा। गलती कर दिया आपने, ओडी बोल के आंसर गलत कर दिया। सर एक जो H लगता है उसके जगह पे D होगा। LH का H कहाँ जाता है? ऑक्सीजन के पास जाता है कि कार्बन के पास? कार्बन। कार्बन के पास जाएगा, ओडी कैसे बोल रहे हो? O के पास इसका H जाएगा ना। हाँ सर। फिर ये गलती करते तो सत्यानाश हो जाएगा सारा। जल्दबाजी, इसका मतलब आपके नंबर ऑफ कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आएगा CH3 CH2 CH और O। अब इस O के पास कौन जाएगा, इस C के पास कौन जाएगा? O के पास H जाएगा, D। कार्बन के पास D जाएगा। ये आपका टेक्निकल आंसर होगा। और सोचिए अगर एग्जामिनर ने लिख दिया होगा LH प्लस D2O तो अब आपके आंसर में चेंज, जो कि इस टेक्निक से समझ में आएगा। अब ऑक्सीजन के पास D जाएगा। अब अब होगा तो सर पिछला वाला ऐसा। सही है, अब तो OD है। हाँ, एक आंसर पहले दे दिए थे हम लोग। अब आप मेरी बात अगर समझ गए हो तो रिएक्शन पेपर में अब 100% होगी। अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप इस चीज दिमाग में बैठा चुके हो। तो आज के बाद कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन हो फिक्स है वो बनेगा उतने ही कार्बन का अल्कोहल। अब आप सोचो आज के बाद अगर एग्जामिनर आपके सामने ऐसा लिख के दे दे और एरो पे लिख दे LAH और ये H प्लस, तो आप सोचो बड़ी आसानी से आंसर बना लोगे। ब्यूटिल अल्कोहल। ये गलती कर रहे हो बेटा, जल्दबाजी। ब्यूटिल अल्कोहल नहीं है, ब्यूटिल अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल बन रहा क्या? प्राइमरी अल्कोहल किससे बन रहा है? ब्यूटोल हो जाएगा क्या सर? ब्यूटेन सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ कार्बन 4 यहाँ भी नहीं बचा और आपके इसी सेकेंडरी पोजीशन पे O से OH बन गए। अब चूंकि कोई भी आइसोटोपिक कंडीशन नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है तो ये टू द पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं। अब सीधी इस बात एग्जामिनर आपको कहता सर बताओ कि कौन है जिसमें LH और H प्लस डालने पर साइक्लोब्यूटेनॉल बना, तो आप इस A को पहचान पाओगे क्या? बोलिए बना आंसर। साइक्लोहेक्सेनॉन होगा। पहचानो ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। एल्डिहाइड से कि कीटोन से? कीटोन से। इसका मतलब ये कौन एल्डिहाइड कीटोन?
कीटोन। कार्बन का 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेनोन आंसर। तो आज के बाद इतना इजी कर लीजिए आप इसको। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस Yes, सर। सर अब आपका होमवर्क क्या है समझो आप। अब मैं आपको होमवर्क के अंदर बी देने जा रहा हूँ। कल जब आप आओगे तो बी पे सोचना कि अगर CH3COCl में अगर NaH डाल देते तो आप इसकी मैकेनिज्म कैसे बनाते। तो मैंने आपको ये दिया है, कल ये सोच के आना, कल अपन इस पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके डियर, थैंक यू सर। थैंक यू।